नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीमराज सुंडा जी की जो मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, एमसीक्यू वाली, जिसमें मैं आप लोगों से रोज के तरीके से 10 क्वेश्चन पूछता हूं, कभी 20 क्वेश्चन पूछता हूं, कभी 15 क्वेश्चन पूछता हूं। आज हम लोग आप यहाँ पर बात करने वाले हैं मात्र और मात्र 10 क्वेश्चन की। डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमारा जो ये एमसीक्यू सीरीज है इसका आज ये 18वां लेक्चर होने वाला है। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे, जो कि बायलिंगुअल पढ़ाए जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो पीडीएफ नोट्स होगा आपको हिंदी में भी मिलेगा और अंग्रेजी में भी मिलेगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793, इस पर संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। कोर्स के बारे में एक चीज बता दूं कि इस कोर्स को आप पढ़ लोगे कायदे से तो चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज आती हैं, अगर आपने इसको कायदे से पढ़ लिया और जो मैंने बताया आपने कर लिया तो एग्रीकल्चर आपका बहुत ही अच्छा तरीके से तैयार हो जाएगा। आपको एग्जाम में फिर कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा। कोर्स थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो मेरी गारंटी है कि आपको अलग से कहीं से कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अगर आपने बीएससी करते समय सही से नहीं पढ़ा है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर पढ़ाया हूँ। और इसके साथ साथ जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसको आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। तो लेक्चर भी दोनों भाषाओं में मिलेगा और बाकी आप अगर पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ भी आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए जरूर। बाकी अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से हमसे संपर्क जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है। हमने जो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन ले रखा है वो है हमारा किसका, वो क्वेश्चन जो हमारा है वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैसे आएगा आपको वीडियो को रोक देना है, वीडियो को पुश कर देना है और वीडियो को पोस्ट करने के बाद फिर आपको पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, कायदे से एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद फिर आपको ए बी सी डी किसी एक ऑप्शन पे टिक लगा देना है। इतना काम आपको हर बार करना है जैसे ही नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। उसके बाद फिर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। सही जा रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर गलत हो रहा है तो उसको आपको देखना है कि क्यों गलत हो रहा है, उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ। बाकी अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से बनाए हैं तो ये क्वेश्चन जो एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर है जिसको नीमराज सुंडा जी ने पढ़ाया है, मैंने वहीं से क्वेश्चन इसको बनाना शुरू किया। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चल रहा हूँ। तो अगर आप पहले लेक्चर से देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन जब मिलेगा आपको कि ये क्वेश्चन कौन से पेज से और कहाँ से पूछा जा रहा है। तो अगर आप चाहते हो अच्छे से पढ़ना तो ये जितना मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से करोगे तभी यहाँ पर जो इतने कठिन कठिन क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, इतनी मेहनत से जो बनाता हूँ, तभी उसका आपको फायदा मिलेगा। अगर आप केवल ऐसे कथा जैसा इसको सुन जाओगे तो आप यहाँ पर क्वेश्चन तो कर ले जाओगे, आपको यहाँ समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पाओगे तो उनको टैकल कैसे करना है तो वो आपको वहां पर नहीं आएगा। इस वजह से मैं इस बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी कि 10 क्वेश्चन जो आप देखते जा रहे हो तो 10 क्वेश्चन को देखते देखते 10 कमेंट आपके हो जाने चाहिए। ऐसे ऐसे करते रहो। मेरी गारंटी है कि जब तक लगभग लगभग मैं 200 लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा, ये लगभग लगभग 200 लेक्चर की सीरीज हो रही है, तो ये 200 लेक्चर की जब तक सीरीज आपकी ये कंप्लीट होगी तब तक आपका जो एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर है नीमराज सुंडा जी की, वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, बस आपको कायदे से इसको फॉलो करना है। बाकी अगर डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स भी ले सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने यूट्यूब चैनल पर जो पढ़ा रखा है एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, उसकी प्लेलिस्ट है। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे तो वहां पर भी आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप डिटेल में इस चीज को पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी आपको एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट एक मिलेगी। वहां से आप डिटेल में उसको पढ़ो, समझो और यहाँ पर आके क्वेश्चन का आंसर दो। देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द टर्म एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। कह रहा है कि एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द तो एग्रोस है जिसका मतलब होता है फील्ड, और दूसरा है नोमोस जिसका मतलब होता है टू मैनेज करना। तो यहाँ पर ये दोनों बात बिल्कुल सही लिखी गई है कि एग्रोनॉमी शब्द की जो उत्पत्ति है
दो ग्रीक शब्दों एग्रोस जिसका अर्थ होता है खेत और नोमोस जिसका अर्थ होता है प्रबंधन करना से हुई है। ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कथन जो है, सेकंड कथन कह रहा है पाठ के अनुसार इसको छोड़ दो। पाठ के अनुसार मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि बुक में जो लिखा गया है उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है। तो भारतीय कृषि मुख्य रूप से वाणिज्य और निर्यात उन्मुख प्रकार की है। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि भारत में जो कृषि करी जाती है उसका मेन पर्पज क्या होता है? उसका मेन पर्पज कॉमर्शियली यानी कि हमको ज्यादातर उसका कॉमर्शलाइज करना है, यानी कि उसको बेचना है, प्रॉफिट कमाना है, या उसको हमको एक्सपोर्ट करना है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जा रही हैं। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है, ये इस तरीके की एग्रीकल्चर नहीं होती है। तो आप सोचोगे सर जी फिर भारत का एग्रीकल्चर किस तरीके का होता है? तो जो भारत का एग्रीकल्चर है, वो सबसिस्टेंट टाइप का है। क्या होता है? सबसिस्टेंस टाइप का है। सबसिस्टेंस टाइप का यानी कि जीवन निर्वाह के लिए है, ठीक? कृषि का जो मुख्य कार्य यहाँ पर है वो क्या है? वो हमारा है निर्वाह के लिए, यानी कि यहाँ पर जो किसान ग्रो करते हैं, ज़्यादातर उनका काम होता है कि हम इसको ग्रो करेंगे और यहाँ से जो प्रोड्यूस हमें मिलेगा, उसको खाएँगे, अपने बीवी-बच्चे, अपने परिवार का पालन-पोषण करेंगे। यहाँ पर मेन काम जो एग्रीकल्चर का है यही है। क्योंकि यहाँ पर जोत छोटे-छोटे हैं और जोत छोटे होने की वजह से हम उस स्केल पर खेती नहीं कर सकते जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के किसान करते हैं। क्योंकि वहाँ पर खेत ज़्यादा हैं और किसान नंबर ऑफ किसान जो हैं वो कम है। तो वहाँ पर जोत बड़े-बड़े हैं। तो वहाँ के किसान क्या करते हैं कि खेती को एक कॉमर्शियल लेवल पर करते हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वहाँ पर खेती करते हैं। वो ज़्यादातर जो प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ के किसानों को प्रॉफ़िट तभी होता है जब वो एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे-दूसरे देशों में बेचते हैं और भारत में बेचा जाता है। लेकिन अभी हमारा जो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर जो हमारी कृषि है वो अभी भी केवल निर्वाह के लिए ही है। इसके लिए गवर्नमेंट तमाम प्रयास कर रही है, बाकी अन्य तरीके के और भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि जिससे जो हमारी ये निर्वाह वाली कृषि है, इसको आगे चलकर हम कॉमर्शियल लेवल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना पाएँ। जिससे जो भारत की जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर विदेश में जाएँ, बिकें और प्रॉफ़िट कमाया जाए। ऐसा नहीं है कि भारत एक्सपोर्ट नहीं करता, भारत एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हम थोड़ी बहुत मात्रा में करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज 100% में से लगभग-लगभग 70% हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, जबकि अमेरिका ऐसा ही करता है। हम उसका 10-20% करते हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट हम नहीं करते। आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर होता है, अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चरल कमोडिटी जो होती है, उसमें भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कुछ ही चीज़ों में आपको देखने को मिलता है। जैसे केवल और केवल राइस के कंडीशन में हम देखें, तो हमारा जो बासमती राइस है, जो बासमती राइस होता है, बासमती चावल, केवल यही जो है भारत में ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है, विदेशों में भेजा जाता है। बाकी जो चाय है, चाय तो एक तरीके की कमर्शियल क्रॉप ही है, तो इसकी कोई बात ही नहीं है। तो ज़्यादातर जो हमारी फसलें होती हैं, उसको हम ग्रो करते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए। इसलिए अगर हम बात करेंगे, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, वो सही है और दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो है, वो गलत हो जाएगा। तो अगर पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये मैचिंग करने वाला है। इसमें कह रहा है कि शर्तें और संबंधित कृषि विज्ञानी, यहाँ पर आपको दिया गया है, कुछ कृषि वैज्ञानिक दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि योगदान वर्ष। यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, लिखी गई हैं, इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन-कौन सी चीज़ें कब आई थी, इसी को आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, तो हमको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जो दिया गया है निकोलस, निकोलस ने क्या दिया था? निकोलस ने फंक्शनल न्यूट्रिएंट का कॉन्सेप्ट दिया था। ये बात बिल्कुल सही कही गई है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये बात 100% सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये बात सही है, तो ये तो पूछा नहीं जा रहा, पूछा जा रहा है कि कब ये दिया गया था? यानी कि ये एसेंशियल जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट है, निकोलस ने जो दिया था, ये दिया कब था? तो निकोलस ने जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट का कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था 1963 में। तो ये जो पहला है, ये थर्ड पे चला जाएगा। अब इसको थोड़ा-सा समझते हैं। फंक्शनल न्यूट्रिएंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट की, तो न्यूट्रिएंट हमारे जो पौधे यूज़ करते हैं, वो कई तरीके के होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा फंक्शनल न्यूट्रिएंट, ठीक? इसके अलावा हमारा एक होता है क्या, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा जो सबसे चर्चित होता है, वो होता है क्या, एसेंशियल न्यूट्रिएंट। क्या होता है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट।
अब इसको ध्यान से एक-एक करके समझ लेते हैं। एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट है, इसका आर्नोन और स्टाउट ने एक दिया था, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी 1963 में। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, इनके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। कौन-कौन सी 3 चीज़ें? एक तो पौधे की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक? पौधा इनकी कमी की वजह से अपनी साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा। जो पौधे के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो कैटाबॉलिक हो चाहे एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक होता है जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा होता है या कोई टूट रहा होता है। ठीक, जब टूटेगा तो एनर्जी बनेगी और जब बनेगा तो एनर्जी स्टोर होती है। तो पौधे के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, उसकी अगर कमी हो जा रही है तो पौधा अपनी लाइफ साइकिल पूरी ना कर पाए। और अगर किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी है, तो उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए हमें वही न्यूट्रिएंट देना पड़े। ये 3 कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे किसके? ये 3 कॉन्सेप्ट दिए गए थे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी के। यानी कि अगर ये 3 चीज़ें पूरी होगी किसी भी न्यूट्रिएंट के द्वारा पौधे की, तो उसको हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोलेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कर दे रहा हूँ। पहला कैरेक्टर क्या है कि पौधा जो है, जो न्यूट्रिएंट है, वो पौधे के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है, यानी कि जो एनर्जी पौधे के अंदर बन रही है, स्टोर हो रही है या एनर्जी टूट रही है, किसी भी तरीके की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पौधे के अंदर हो रही है, उसमें वो न्यूट्रिएंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन कि अगर उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जा रही है, तो इस कंडीशन में जो पूरा पौधा है, ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम पौधे के अंदर ज़रूर हो जाएगी। तीसरा कंडीशन क्या था कि अगर किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी है, जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन की कमी पौधे के अंदर तभी दूर होगी जब हम पौधे को नाइट्रोजन दें। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम फास्फोरस दे दें। जैसे अगर आपको भूख लगी है, तो आपको भूख लगी है, आप कह रहे हो कि चावल दे दो, लेकिन अगर कोई चावल नहीं दे रहा है, आप रोटी खा रहे हो, तब भी आपकी भूख मिट जाएगी। तो इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए। अगर पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, तो हमको नाइट्रोजन ही देना पड़ेगा। तो ये 3 जो ये 3 फंक्शन हैं, क्राइटेरिया हैं, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से होते हैं। अब इसके अलावा हमारा आता है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। समझ रहे हो? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, लेकिन तब ये काम कैसे करते हैं? ये तो ना पौधों के लिए एसेंशियल होते हैं, यानी कि जो एसेंशियल की तीनों क्राइटेरिया मैंने बताई, उसमें भी ये नहीं आते हैं। लेकिन ये पौधे के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उसके अंदर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अब आप कहोगे कि सर जी इनडायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व होते हैं? तो इनडायरेक्टली बेटा ऐसे इन्वॉल्व होते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो अगर कोई एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन अगर उसको ऐड किया जाए तो एक तरीके का उत्प्रेरक का काम करने लगे, तो उसको हम बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं। समझ गए? यहाँ पर मैंने फोटोसिंथेसिस बोल दिया है, आप फोटोसिंथेसिस एग्ज़ैक्टली समझना नहीं, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पौधे के अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे मान लेते हैं कि पौधा जो है वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है या प्रोटीन बना रहा है। अब अगर उस प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को कोई एक दूसरा जो एलिमेंट है, वो उस एलिमेंट या कोई दूसरा जो न्यूट्रिएंट है, उस प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को और तेज कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। अगर ये पौधे को नहीं मिलेगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पौधा काम नहीं करेगा। पौधा तब भी न्यूट्रिएंट बनाएगा, तब भी प्रोटीन बनाएगा, लेकिन तब पौधा उतना तेज़ी से प्रोटीन नहीं बना पाएगा। यानी कि जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, ये थोड़ा-सा उत्प्रेरक का काम करते हैं, समझ गए? तो हमारे पौधों के लिए जो टोटल बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट हैं, वो कितने हैं? अभी तक जो हमारे पास जानकारी में है, वो कितने हैं? अभी हमारे पास मात्र और मात्र 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारा सोडियम है, इसके अलावा हमारा सिलिकॉन है, इसके अलावा हमारा कोबाल्ट है और कोबाल्ट के बाद हमारे पास क्या है? वेनेडियम है। इसको याद कैसे करना है? इसको याद करना है वी-सी-ओ ना, ठीक? वी-सी-ओ ना ऐसे मैंने याद कर रखा है, आप ऐसे याद कर सकते हो। ऐसे याद कर रखा है वी-सी-ओ ना, वी-सी-कोना, वी-सी-कोना, वी-सी-कोना। वी फॉर क्या है? वी फॉर है आपका वेनेडियम। सी फॉर क्या है? सी फॉर है सिलिकॉन।
O फॉर कोबाल्ट एंड N फॉर सोडियम, Na फॉर सोडियम। तो ये चार जो एलिमेंट हैं, ये चार जो हमारे पास एलिमेंट हैं, ये कैसे हैं? ये बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, समझ गए? इसके अलावा हम बात करते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे पास कितने होते हैं? 17 होते हैं। अब ये 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन-कौन से होते हैं? इसमें कुछ तो हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि जिसको फंक्शनल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो सॉरी, बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो एक हमारा CHO होता है, 3 न्यूट्रिएंट तो ये हैं। इसके अलावा हमारा NPK होता है, 3 ये हैं। इसके अलावा क्या-क्या है? फी, मन, सु, जन, बी, कल, मो, नी। काउंट करो। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CAMGS। क्या? CAMG&S। ये हमारे तीनों क्या हैं? ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं, ये बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं और इसके अलावा ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। टोटल आप काउंट करोगे तो आपको 17 मिल जाएगा, समझ गए? CHO, NPK, CAMGS, फी, मन, सूजन, बीकल, मोनी और VC कोना। ये 17 और 4 21 जो न्यूट्रिएंट हो गए। इस 21 के 21 न्यूट्रिएंट क्या कहलाते हैं? ये 21 के 21 हमारे टोटल कहलाते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट, समझ गए? तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट में क्या आता है? ऐसे न्यूट्रिएंट जो बेनिफिशियल भी हों और एसेंशियल भी हों, या दोनों में से कोई एक हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहते हैं। दूसरी अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो ऐसे एलिमेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहते हैं। जैसे बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है और ये वाला इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो वही हमने फंक्शनल न्यूट्रिएंट की परिभाषा में डाल दिया कि कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्या होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या होता है और बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट क्या-क्या होते हैं। अब थोड़ा-सा आगे और हम देखते हैं। थोड़ा-सा आगे क्या देखते हैं, इसको इरेज़ कर दे रहा हूँ। आगे थोड़ा-सा एक और देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट हमारा किस पे चला जा रहा है? ये हमारा जो फर्स्ट है निकोलस वाला, ये निकोलस वाला हमारा किस पे जा रहा है? 1963 पे चला जा रहा है, ठीक? बात करेंगे किसकी? वॉटसन की। वॉटसन को चेक कर लेते हैं एक बार। वॉटसन का जो ये महिमा मंडल है, ये क्या है? वॉटसन का देख लेते हैं। वॉटसन जो है, वॉटसन ने दिया था लीफ एरिया इंडेक्स और ये लीफ एरिया इंडेक्स जो दिया गया था इनके द्वारा, जब भारत आज़ाद हुआ था, उसी समय पर ये दिया गया था, 1947 को दिया गया था। समझते हैं लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है? एक कोई पौधा है, वो ज़मीन पर जितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक? अगर कोई एक पौधा है, वो ज़मीन पर कितना एरिया कवर कर रहा है और इसके अलावा उसके पौधे के अंदर जो टोटल पत्तियाँ हैं, उनका कितना एरिया है, ठीक? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीफ एरिया इंडेक्स। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, तो इसमें क्या होता है? टोटल लीफ एरिया अपॉन एरिया ऑक्युपाइड बाय अ सिंगल प्लांट। समझ गए? तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीफ एरिया इंडेक्स बोलते हैं। ये कब दिया गया था? 1947 में दिया गया था। इसको मैंने क्रॉप फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि लीफ एरिया इंडेक्स होता क्या है। बाकी एग्रोनॉमी में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में डिटेल में। इससे रिलेटेड जितने भी टर्म होते हैं, मैंने सबको पढ़ाया है। आगे हम देखते हैं विल्कॉक्स। विल्कॉक्स क्या है? इंक्रीज यील्ड नो नाइट्रोजन लो। कहने का मतलब ये है कि विल्कॉक्स ने क्या दिया था? उपज वृद्धि नाइट्रोजन कम। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? ये दिया था विल्कॉक्स ने और ये कब दिया था? 1929 में दिया था। अगला है बिजेरिंग। बिजेरिंग जो है, इन्होंने क्या किया था? बिजेरिंग जो थे, इन्होंने आइसोलेट किया था बैसिलस बैसिलस रेडिसिकोला। क्या होता है? बैसिलस रेडिसिकोला एक तरीके का यह बैक्टीरिया होता है, एक तरीके का राइजोबियम होता है। इसको इन्होंने सबसे पहली बार आइसोलेट किया था। तो कब किया था? तो इसको किया गया था 1890 में, 1890 में इसको इरेडिकेट किया गया था। अब इसको हम मैच करा देते हैं। देखो, ए जो है ये थर्ड पे चला गया, तो ए थर्ड पे इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, यानी कि हमारा केवल अभी सी गलत हो पाया।
बी देखते हैं, बी हमारा जो है ये फोर्थ पे जा रहा है, तो बी फोर्थ पे इस पे चला जा रहा है, इस पे चला जा रहा है, तो हमारा ये गलत हो गया। अगला देखते हैं हम सी। सी जो हमारा है ये क्या है, सी जो हमारा है ये फर्स्ट पे जा रहा है, तो सी फर्स्ट पे इसमें भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है ये कैसा है, ये हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर आपको एक अधिकथन कहा जाएगा और उसका कारण भी दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगा और उसका यहाँ पर कारण दिया जाएगा कि इसकी वजह से ये चीज हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि आर्थर यंग को फल की उपज बढ़ाने के लिए पॉट कल्चर प्रयोग के लिए पहचाना जाता है। ये जो आर्थर यंग हुआ करते थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहा जाता है पॉट कल्चर। तो पॉट कल्चर जो इन्होंने किया था उसमें अलग अलग चीजें डाली थी। उन्होंने क्या किया था कि 4-5 तरीके का उन्होंने पॉट ले लिया था और 4-5 तरीके के पॉट लेने के बाद उन्होंने क्या किया था, उन सभी पॉट्स में सेम मिट्टी डाली, मतलब ऐसी मिट्टी जिसके अंदर सेम चीजें हों। ठीक, मतलब ऐसी मिट्टी जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट समान मात्रा में हो। उसके बाद क्या किया था कि उन सभी पॉट्स में अलग अलग चीज डाला था। किसी में उन्होंने पाउडरी डक डाला था, यानी कि मुर्गी की बीट किसी में डाल दिया था। किसी में डग डाल दिया था जो कूड़े घर के निकलते हैं डिकम्पोज वाले। किसी के अंदर लेटर डाल दिया था, किसी के अंदर बारूद डाल दिया था। इन तमाम तरीके की सामग्रियों को डाल डाल के उन्होंने चेक किया था कि कौन से में हमको यील्ड ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक, क्या चीज हम डालेंगे तो हमको पौधों में ज्यादा यील्ड देखने को मिलेगी। ये सभी चीजें बहुत पहले की हुआ करती थी, जब उस समय पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं हो रहा था। ये क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी और ये सब चीजें तमाम जो है ये नहीं आई थी, तो उस समय पर ये सभी चीजें हो रही थी। लोग ऐसे अंदाज लगा रहे थे कि कौन सी चीज डालेंगे तो हमारा पौधा अच्छे से ग्रो होगा। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारा जो असर्शन है, असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, लेकिन हम अगर देखेंगे ध्यान से तो इसमें अगर पूरी बात पढ़ते हैं, तो मैंने पूरी बात पढ़ी नहीं। He applied materials like powdery dung, litter and gunpowder and published his work in 46th volume titled Opus Ruralium Kamodharma। तो जो ओपी का ओ आर कामोधर्मा नाम की ये जो बुक लिखी गई थी, इसका 46th वॉल्यूम, इस 46th वॉल्यूम को तो कभी भी ऑर्थर यंग ने लिखा ही नहीं था। इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था पीटर डी क्रेसेंजी ने लिखा था। क्या होता है? पीटर डी क्रेसेंजी ने लिखा था। अब आप इसको बताओ कि पीटर डे क्रेसेंजी कौन है? इनके बारे में मैंने कई बार बताया है। आप लोगों को बताना है कि पीटर डे क्रेसेंजी कौन है। तो अगर यहाँ पर ये बात गलत हो गई कि ओपस रूलारियम कामोधर्मा में ये चीज़ पब्लिश नहीं हुई थी, तो ये पब्लिश हुई कहाँ थी? तो ये जो पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी एक दूसरी बुक थी। उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल था एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। क्या था? एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर था। इसकी जो 46th वॉल्यूम थी, वहां पर यह चीज पब्लिश हुई थी। समझ गए? तो यहाँ पर बात तो दोनों सही हो जाती अगर केवल यहाँ पर जो ओपस रूलालियम कामोधर्मा है इसकी जगह पर जो एनल ऑफ एग्रीकल्चर लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ऐसा लिखा नहीं गया, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो हमारा असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है बोले तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? Which of the following laws concept states that yield is governed by the limiting factor? अगर आप इसको देखोगे तो इसमें आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं। कह रहा है कि यील्ड जो होती है किसी भी क्रॉप की, वो जो गवर्न होती है वो लिमिटिंग फैक्टर द्वारा गवर्न होती है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले तो स्टेटमेंट था, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो लिमिटिंग फैक्टर था इसको प्रपोज किसने किया था? निम्नलिखित में से कौन सा नियम या अवधारणा यह बताती है कि उपज सीमित कारक द्वारा नियंत्रित होती है और इसे किसने प्रस्तावित किया था? तो देखते हैं एक एक करके, पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मिनिमम जो था, ये लॉ ऑफ जो मिनिमम दिया था इन्होंने जेवी लिवेग ने 1840 में दिया था। लॉ ऑफ मिनिमम जो होता है ये प्लांट न्यूट्रिएंट पे काम करता है। किस पे काम करता है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स पे काम करता है, यानी कि पोषक तत्व जो पौधे के होते हैं, पोषक तत्व उस पर काम करता है। समझो कैसे काम करता है। जैसे एक पौधे को 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, तो इस 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में से
जो न्यूट्रिएंट कम होगा, जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन कम होगा, तो नाइट्रोजन जितना कम होगा उसी के हिसाब से पौधे की ग्रोथ होगी। समझ रहे हो? जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चीज है, जैसे मान लेते हैं कि एनपी और के, कोई एक पौधा है उसमें एनपीके का जो रेशियो है वो कितना है, मान लेते हैं 1 है, 3 है और 5 है। इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1, 3 और 5 है। अगर हमने कह दिया कि इसके अंदर इतना रेशियो होना चाहिए, पौधे के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो 1, 3, 5 होना चाहिए। अब इसके अलावा हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि अगर मान लेते हैं किसी के अंदर फास्फोरस 6 है और पोटेशियम 10 है, लेकिन नाइट्रोजन 0.5 है, तो क्या होगा? ये जो 6 है या ये 10 है, ये दोनों काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को काम करने के लिए 1:3:5 के रेशियो में ही होना चाहिए। तो ये उतने रेशियो में है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि काम ही नहीं करेगा, काम तब भी करेगा। तो क्या करेगा कि वो 0.5 जो सबसे कम है, इसी को लेकर ये रेशियो बनाएगा। तो क्या करेगा, आधा किलो तो इसने आधा ले लिया नाइट्रोजन, 0.5 नाइट्रोजन ले लिया। अब इसके अनुसार 1 का 3 गुना यहाँ लेना था तो 1.5 का 3 गुना लेगा, यानी कि 1.5 केवल लेगा फास्फोरस, और इसका 5 गुना लेगा यानी कि 2.5 केवल ले लेगा पोटेशियम। तो इसमें कितना बच जाएगा? इसमें 4.5 बच जाएगा, और इसमें कितना बच जाएगा? इसमें आपका बच जाएगा 7.5 बच जाएगा। ये इतना बच जाएगा, यानी कि इतना फास्फोरस बच जाएगा और इतना पोटेशियम बच जाएगा, और यूज कितना होगा? इतना इतना। क्यों? क्योंकि जो लिमिटिंग फैक्टर था, जो सबसे कम पाया जा रहा था, वही कम था। ठीक? जैसे मान लो कि कोई तुम्हें दाल बनाने के लिए पानी दे दे, 1 लीटर पानी दे दे, और उसके बाद 200 ग्राम दाल दे दे। 1 लीटर पानी, 200 ग्राम दाल दे दे, और 1 ट्रक तुमको नमक दे दे। कितना? 1 ट्रक नमक दे दे। तो 1 ट्रक नमक क्या डाल दोगे इतने दाल में? नहीं डाल पाओगे ना। तो जितनी ये दोनों चीजें हैं उतना ही उसको यूज करोगे, बाकी जो ट्रक भर नमक रहेगा उसमें से थोड़ा सा यूज कर लोगे, 1 चम्मच, बाकी सब नमक बर्बाद हो जाएगा, पड़ा रहेगा, वैसे किसी काम का नहीं रहेगा। तो यही होता है लॉ ऑफ मिनिमम, जो कि किसके लिए दिया गया था? प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिमिटिंग फैक्टर, तो ये तो लॉ ऑफ मिनिमम है तो एक ही जैसा, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, मिनिमम और लिमिटिंग बात चल रही है, लेकिन ये प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए दिया गया था। आगे पढ़ लेते हैं, हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन भी हो। आगे जब हम देखते हैं तो वो क्या कह रहा है, इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ, यानी कि व्युत्क्रम उपज नाइट्रोजन नियम, ये 1929 में दिया गया था। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो हमारा नाइट्रोजन गलत हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये ब्लैकमैन ने दिया। ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो ब्लैकमैन ने दिया था, ये किसमें दिया था? ये इन्होंने दिया था फोटोसिंथेसिस में दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इसको नियम, ये जो नियम दिया गया था, ये किसके लिए दिया गया था? ये नियम जो दिया गया था, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए दिया गया था, फोटोसिंथेसिस की वजह से दिया गया था। अब इसको ध्यान से समझना कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में क्या होता है, जो ब्लैकमैन ने दिया था 1905 में। इसको समझ लेते हैं। तो ये लॉ ऑफ लिमिटिंग जो फैक्टर है, बिल्कुल इसी तरीके से काम होगा। जैसे अगर पौधे को मान लेते हैं फास्फोरस बनाना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर पौधों को मान लेते हैं कि प्रोटीन बनाना था, एक एक हिसाब से मान लेते हैं कि यहाँ पर पौधे को प्रोटीन बनाना था, किसमें? लॉ ऑफ मिनिमम में। अब इसी प्रोटीन को हम हटा के यहाँ पर कह दे रहे हैं पौधे को कार्बोहाइड्रेट बनाना है। अब कार्बोहाइड्रेट में खैर ये दोनों नहीं पाया जाता है, वहां पर सीएचओ होता है, लेकिन आप समझ लेना, सीएचओ मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन आप यहाँ पर समझ लो कि मान लेते हैं इसी तरीके से, तो बिल्कुल यही सेम नियम इसमें भी होगा। जो सबसे कम होगा उसी के अनुसार कार्बोहाइड्रेट बनेगा, बाकी जो ज्यादा होगा वो हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिंथेसिस में काम करता है, और यही बिल्कुल प्रिंसिपल, यही सेम प्रिंसिपल लॉ ऑफ मिनिमम में भी काम करता है, जो कि जीवी लिवेग ने दिया था, लेकिन ये प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में दिया था। समझ गए? तो ये दोनों बातें हैं, एक ही प्रिंसिपल पर आधारित हैं, लेकिन हैं दोनों अलग अलग। समझ गए? तो इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन जो है, ये और ये हो सकता है। आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं अगला क्या है। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी, ये आर्नोन ने 1954 में दिया था। आर्नोन और स्टाउट ने दिया था ये चीज। तो ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर इसेंशियलिटी का तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब हमारे पास समस्या क्या आती है कि हमारे पास एक ऑप्शन नंबर ए है और एक ऑप्शन नंबर सी है, इन्हीं दोनों में से कोई सही होना चाहिए।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो लिखा है लिमिटिंग फैक्टर, और यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है लिमिटिंग फैक्टर। अगर आपको एग्ज़ाम में आता, तो आपको केवल इतना ही देख के आगे बढ़ जाना था। इतना जो मैंने आपको बताया है, वो केवल समझाने के लिए बताया है। बाकी अगर आपको एग्ज़ाम में आएगा, तो केवल इतना ही मेन पॉइंट था, इतना ही पकड़ के आपको टिक लगाना था और अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाना था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो है फसलों और उनकी भारतीय उत्पत्ति स्थिति के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। यहाँ पर कुछ दिया गया है और कह रहा है इसको विचार करना है, और विचार करने के बाद बता रहा है, पूछ रहा है कि इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, यानी कि इसमें से कितने को सही से मैच कराया गया है। ठीक, यहाँ पर जैसे दिया गया है कपास है, ब्रिंजल है, मूंग है, तंबाकू है, सबका ओरिजिन प्लेस इंडिया दिया गया है। एक एक करके आप देखो और देख के बताओ कि इसमें से कितने पेयर जो हैं वो सही हैं। ये चारों के चारों सही हैं कि दो सही हैं कि एक सही है, इस तरीके से आपको बताना है। तो अगर हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे तो हमको क्या दे रहा है, कपास की उत्पत्ति भारत में है, तो ये बिल्कुल सही बात। बैगन की उत्पत्ति भारत है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मूंग की उत्पत्ति भारत है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तंबाकू की उत्पत्ति भारत है, यही बात गलत हो गई। तंबाकू की उत्पत्ति कहाँ है? तंबाकू की जो उत्पत्ति है वो हमारा कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका में है। ये कहाँ पर है हमारा? सेंट्रल अमेरिका में है, जिसको मध्य अमेरिका हम कह सकते हैं। तो मध्य अमेरिका में तंबाकू का उत्पत्ति स्थान होता है। तो हमारा ये वाला जो मामला है, ये वाला मामला हमारा गलत हो गया। तो ये मामला अगर गलत हो गया, हमारे 3 सही हो गए, तो हमारा ऑप्शन कौन-सा होगा? 1, 2 एंड 3 पेयर। तो 3 पेयर यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज करेक्टली आइडेंटिफाई एज द फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक। कह रहा है कि मृदा परीक्षण तकनीक के जनक के रूप में इनमें से किसको पहचाना गया है, यानी कि इसमें से वो कौन सा आदमी है, या कौन सा है वो, कौन से आदमी है वो, कौन से लोग हैं जिनको फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक बोला जाता है। देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमको कौन मिल रहा है? बीबी ढाकुचेव मिल रहे हैं। तो ये बीबी जो ढाकुचेव हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ पेडोलॉजी। क्या होता है? फादर ऑफ पेडोलॉजी। ठीक, आगे देखते हैं जेवी लिवे। जेवी लिवेक के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने ही लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। और ये क्या थे? एक तरीके के वैज्ञानिक थे। कौन से थे? ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? फादर फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो ये भी बात गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग पूछा जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो एमएल टोंग हुआ करते थे, इन्होंने ही सॉइल टेस्टिंग टेक्निक का इजाद किया था, और इसीलिए इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक माना जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक और है, वो कौन है? हमारे पास एस एन विनोग्रेडस्की हैं। तो ये विनोग्रेडस्की जो हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। क्या होते हैं? फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। समझ गए बात? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन एंड राइस वेराइटी व्हिच स्टेटमेंट इज फैक्चुअली एक्यूरेट। कह रहा है कि यहाँ पर जो आपको कॉटन और राइस की कुछ वेराइटीज दी गई हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर कुछ फैक्चुअल एरर है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से के अंदर एरर नहीं है। ठीक, फैक्चुअली जो है वो एक्यूरेट है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कपास और चावल की किस्मों के विकास के संबंध में कौन सा कथन तथ्यात्मक रूप से सटीक है? देखते हैं एक एक करके। क्या कह रहा है? सबसे पहले जो हमसे बोल रहा है, वो कह रहा है कि डॉक्टर सीटी पटेल ने भारतीय चावल की किस्म जया विकसित करी थी। तो सीटी पटेल तो कपास से संबंधित है, तो ये मामला तो हमारा पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर चावल दे दिया गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, डॉक्टर शास्त्री डेवलप H4 हाइब्रिड ऑफ कॉटन।
कॉटन में डॉक्टर शास्त्री का तो नाम ही नहीं आता, वहां तो सीटी पटेल का नाम आता है, तो ये भी गलत हो गया। अगला है जया इज कंसीडर द फर्स्ट इंडियन वेराइटी ऑफ राइस डेवलप्ड बाय डॉक्टर शास्त्री। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर जो शास्त्री हैं वो किससे संबंधित है, वो राइस की वेराइटी डेवलप करने से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये यहाँ पर सही हो सकता है। आगे बात करते हैं। द H4 कॉटन हाइब्रिड वाज रिलीज्ड इन 1963। तो ये मामला गलत हो गया, क्योंकि जो H4 वैरायटी है कॉटन की, इसको डेवलप जो किया था उसको किया था सीटी पटेल ने किया था। किसने किया था? सीटी पटेल ने किया था, और 1970 में किया था, 1963 में नहीं किया था। तो यहाँ पर मामला ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही कौन सा गया? हमारा ऑप्शन नंबर सी जो केवल है वो हमारा बिल्कुल सही चला गया। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है मैच द एग्रोनॉमिक फील्ड विथ द रिस्पेक्टिव स्पेशलिस्ट एग्रोनॉमी। यहाँ पर फील्ड दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है स्पेशलिस्ट। इन सभी में कौन कौन स्पेशलिस्ट हैं ये आपको देखना है। इसमें कुछ समझाने वाली चीजें हैं नहीं, मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, पहले कह रहा है कि इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन जो इंजीनियरिंग, इससे संबंधित कौन है? तो इससे संबंधित जो हमारे हैं वो कौन है? एएम मिसेल हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो कौन है? क्रॉपिंग सिस्टम से संबंधित हमारे एस बैसन। अगला है हमारा क्या? एग्रो बायोलॉजी। एग्रो जो बायोलॉजी है ये किससे संबंधित है? एग्रो बायोलॉजी जो है ये विल्कॉक्स से संबंधित है। और न्यूट्रिएंट की जो मोबिलिटी है ये किससे संबंधित है? ये हमारा है ब्रेयर एच के द्वारा। ठीक, ब्रेयर आर एच के द्वारा ये संबंधित है। ये स्पेशलिस्ट हुआ करते थे न्यूट्रिएंट मोबिलिटी। तो इसको जब हमने मैच कराया, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही जा सकता है। ए का सेकंड पे जा रहा है, तो ए सेकंड पे इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, ये गलत हो गया हमारा, ये गलत हो गया। तो दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। देखते हैं बी। बी फर्स्ट पे जा रहा है, तो बी फर्स्ट पे इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। सी देखते हैं। जो सी है ये फोर्थ पे जा रहा है, तो सी हमारा जो है फोर्थ पे जा रहा है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही गया? हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या है। Which of the following define the functional nutrient concept? फंक्शनल न्यूट्रिएंट का जो कॉन्सेप्ट था इसको किसने दिया था? तो देखते हैं एक एक करके। एसेंशियल जो है, एसेंशियल एलिमेंट एसेंशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल, ये आर्नोन ने दिया था। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर तो फंक्शनल के बारे में पूछा जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं तो हमारा जो है elements that play a metabolic role but not be stricted essential proposed by निकोलस। कह रहा है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में तो ये भाग करते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, स्ट्रिक्टली एसेंशियल नहीं होते। स्ट्रिक्टली एसेंशियल कोई चीज तभी नहीं होगा जब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया तब तो फिर वो एसेंशियल ही हो गया स्ट्रिक्टली। तो इसीलिए हमारा ये जो मामला है ये सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल क्रॉप का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। आगे दोनों और पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिएंट दैट आर हाईली मोबाइल इन द प्लांट सिस्टम। तो इस तरीके की मोबिलिटी की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है। अगला है न्यूट्रिएंट रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी, 1 ppm से ज्यादा। तो ये भी बात कोई जरूरी नहीं है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट के बारे में भी ऐसी कोई बात कही नहीं गई है। तो कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के बात ये है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सभी हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां जो क्वेश्चन है वो भी असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक अधिकथन दिया गया है, अभिकथन, और अभिकथन का फिर यहाँ पर कारण दिया गया है। कह रहा है कि जेबी बॉसिंगार्ट जो थे उन्होंने फील्ड प्लॉट प्रयोगों का जनक माना जाता है, यानी जो फील्ड प्लॉट टेक्निक था इसका जनक इनको माना जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जेबी बोसविंगार्ड जो थे इनको फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक का बॉस माना जाता है। आगे हम बात करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट टू स्टेब्लिश द रोथमस्टेड प्रायोगिक रोथमस्टेड रोथमस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन। ही वॉज द फर्स्ट टू स्टेब्लिश द रोथमस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन इन 1843। ये बात इन्होंने बताई है।
तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था, ये कभी भी बोइस गॉल्ट के द्वारा नहीं एस्टेब्लिश किया गया था। ये जो स्टेशन एस्टेब्लिश हुआ था, ये स्टेशन एस्टेब्लिश हुआ था जेबी लेविस के द्वारा, और इसके अलावा जेबी जो गिलबर्ट थे, जेएच जो गिलबर्ट थे, इन दोनों के द्वारा इस चीज को डेवलप एस्टेब्लिश किया गया था। ये स्टेशन इनके द्वारा बनाया गया था। तो हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है, मतलब रीजन जो है, ये रीजन ही गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? हमारा केवल असर्शन ही सही है। तो बोले तो हमारा ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। आपके जो सुझाव हैं पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स खरीद के एक बार अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सएप से संपर्क जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।